जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने कैफ 2 के टैक्स प्रैक्टिसेस के टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज जिस टॉपिक को हम आगाज कर रहे हैं ये आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है इसके अंदर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि हम किस तरह से प्रॉपर्टी से हासिल होने वाला रेंटल या प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली जो इनकम है उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। यानी ये कि प्रॉपर्टी से आमतौर पे रेंटल इनकम हासिल होती है और हम इसको किस तरह से अपनी टैक्स प्रैक्टिसेस में डील करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट फॉर्मेट या डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाता है और उस टैक्स की डिफरेंट जो ट्रांजैक्शंस हैं या डीलिंग्स हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। इस सिलसिले में पिछले चंद सालों में काफ़ी चेंजेस आती रही। किसी ज़माने में इसको हम टोटली जो है फाइनल टैक्स रिजीम में डील करते रहे और उसके बाद फिर इसके अंदर एक टेबल अवेलेबल रहा जिसके लिए अलग से एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो था उसके अंदर इसको लाया गया। लेकिन जो रीसेंट चेंजेस हैं हम उसके हवाले से बात करेंगे। यानी आज की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके लिए वर्केबल होगी ईयर 2020 और उसके ऑनवर्ड हेल्ड होने वाले पेपर के लिए वैलिड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपनी पहली वीडियो में मैं सिर्फ दो चीज़ों पे बात करूंगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2, सिर्फ दो सेक्शंस को कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 1 में इस चीज़ को वाज़ेह किया गया है कि हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी रेंटल इनकम को क्या कहते हैं या इसका क्या पर्पस है या हम इसको कैसे ब्रीफ करते हैं। तो कहते हैं इनकम या रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर। एक टैक्स ईयर जो आमतौर पे आप जानते हैं स्टार्टेड फ्रॉम द 1st of July ऑफ एन ईयर एंड एंडेड अप 30th of June, इसको हम टैक्स ईयर कहते हैं। तो इस टैक्स ईयर के दरमियान होने वाला वो तमाम रेंट जो आपको रिसीव हुआ, यानी आपने कोई बिल्डिंग किराए पे दी और उसका किराया आपको वसूल हुआ, इसको हम जो है कहेंगे कि ये हमारी क्या है, रेंटल इनकम है। ठीक है जी। अदर देन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर ऑर्डिनेंस, कि वो तमाम प्रॉपर्टीज जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है हमने कहा द रेंट रिसीव्ड, द रेंट वसूल हुआ या वसूल किया जाएगा, यानी वो काबिले वसूली है, रिसीवेबल है, काबिले वसूली है बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर, किसी टैक्स ईयर के लिए। अदर देन वो रेंटल जो कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी पर जिस पर टैक्स जो है ऑर्डिनेंस कहता है कि टैक्स नहीं लगता, और उसके अंदर क्या है कि बास प्रॉपर्टीज किसी विडो के नाम होती हैं, किसी बेवा के नाम होती हैं, तो उनको टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड होता है। लिहाजा और भी कई रीजन हो सकती हैं, बट हम यहाँ इसी को मिसाल पे के मसले को क्लियर कर लेते हैं कि रेंट रिसीव आर रिसीवेबल, वो रेंट जो आपने वसूल कर लिया या काबिल वसूली है किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी पर्सन ने किया हो किसी टैक्स ईयर में, हम उसे रेंटल इनकम का नाम देंगे और यूं कहेंगे कि शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, इस पर टैक्स लगेगा इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, के उसी साल जिस साल ये वसूल किया गया, उसी साल जिस साल ये वसूल किया गया। और किस हेड में, द हेड इज क्लियरली डिफाइंड दैट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जैसे हम डिफरेंट हेड्स देखते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सिंपली इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी एक हेड है। तो लिहाजा हमने कहा कि रेंट जो रिसीव किया गया या रिसीवेबल है इन अ टैक्स ईयर टू अ पर्सन, और वो भी किस सेंस में कि शेल बी चार्जेबल टू टैक्स, ये चार्जेबल है, इस पे टैक्स लगेगा और पर्टिकुलरली उसी साल में लगेगा जिस साल में ये इनकम वसूल की गई थी, और इसका जो हेड होगा वो होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो
रेंट वसूल हुआ, या काबिल वसूली हुआ किसी शख्स के लिए एक टैक्स ईयर के अंडर, और क्या कि वो चार्जेबल टू टैक्स है, और चार्जेबल टू टैक्स है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अलबत्ता इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, वो प्रॉपर्टी जिस पर टैक्स लगता नहीं उसका भी हमारे साथ इतना कोई कंसर्न है भी नहीं। अब हम देखें इसका जो दूसरा सेक्शन है यानी कि सब सेक्शन 2 में ये बात बड़ी नुमाया और प्रोमिनेंटली एक्सप्लेन है। द रेंट मींस, रेंट का मतलब क्या है? रेंट वो रकम है, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो वो अमाउंट है, वो रकम है जो वसूल की जाती है या काबिल वसूली है। किसको? ओनर ऑफ लैंड, जमीन का मालिक या बिल्डिंग, एज कंसिडरेशन, या बिल्डिंग का मालिक, फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ। ये देखिए बात ये है, ये घर है आपका, आपने इसको रेंट आउट कर दिया, ठीक है जी, रेंट आउट कर दिया, और जिसने रेंट पे लिया जाहिर है उसने इसको इस्तेमाल किया। तो इस्तेमाल करने के इंजाम के तौर पे या इस्तेमाल करने के एवज या इस्तेमाल करने के मुआवजे के तौर पे जो वो रकम अदा करेगा उसे हम रेंट कहेंगे। सो रेंट इज एनी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल। रेंट एक किराया, एक ऐसी अमाउंट है जो आपने वसूल की या काबिल वसूली है मालिक के जमीन या मालिक के बिल्डिंग, एज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किस चीज की कंसिडरेशन? कि ये यूज किया है उसने, क्या चीज? आपका मकान या आपका लैंड। लेकिन एक चीज और भी हो सकती है, अगर उसने इस्तेमाल नहीं भी किया तो हमने उसको राइट ऑफ ऑक्यूपेशन तो दे दिया है, उसके पास उसका कब्जा है। जब उसके पास उसकी चाबी चली गई, हमने उसको की दे दी, वो कहता है जी की तो मैंने ले ली है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। भाई इस्तेमाल नहीं भी किया तो जब आपको की दे दी गई तो आपके पास जो है ऑक्यूपेशन आ गया, यानी कब्जा आपके पास, आपने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, यानी आपने कब्जा ले लिया। आपने यूज किया यानी कि आपको किराया देना पड़ेगा। या फर्ज कीजिए आपने की भी नहीं ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, द राइट टू यूज, आपके पास राइट टू यूज और ऑक्यूपाई आ गया, तो आपको इसके बदले में किराया देना पड़ेगा। तो किराया क्या है? किसी बिल्डिंग के इस्तेमाल, उसके कब्जे का हक या उस पर कब्जा कर लेना या इस्तेमाल करने का हक ले लेना, उसके एवज जो मुआवजा दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? ये आपका रेंट है। तो इसको हम कहेंगे ये रेंट है, या उस बिल्डिंग का या उस लैंड का। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रेंट। सेकंड चीज जो है वो आ जाती इंक्लूड एनी forfeited deposit paid under the contract for sale of land or building। देखिए forfeited एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसके अंदर को वादा किया जाता है कि हमने ये मुआहदा किया और हम इसको निभाएंगे। तो इसकी बड़ी आसान सी शक्ल ये हो सकती है कि आपने इस घर को देखा, आपको ये घर बड़ा पसंद आया, आपने देखा कि इस घर के ऊपर लिखा हुआ है फॉर सेल, आपको घर पसंद आ गया, आपने कहा अच्छा जी घर कितने का? उसने कहा जी ये घर है 50 लाख रुपीस का, ये घर जो है ये 50 लाख रुपए का। आपने कहा ठीक है जी घर तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप फॉर सेल का बोर्ड हटा दें। वो कहता है जी फॉर सेल का बोर्ड तभी हट सकता है अगर आप इसके लिए मुझे कोई टोकन या कुछ एडवांस दे दें। आप कहते हैं ठीक है जी कितना एडवांस दे दें? आप कहते हैं जी ये 50,000 अगर आप मुझे दे दें तो लैंडलॉर्ड कहता है या उसका मालिक कहता है कि मैं इससे ये बोर्ड हटा दूंगा। आपने ये पे कर दिया और पे करके आपने कमिटमेंट कर दी कि जी मैं एग्जैक्ट 15 डेज बाद आऊंगा, फुल पेमेंट करूंगा एंड आई विल टेक ओवर दिस होम। डन हो गया जी। अब आप आते हैं अपनी वाइफ को लेके, अपने बच्चों को लेके साथ, ठीक है जी, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आपकी वाइफ है, आप आते हैं देखते हैं, वाइफ आपकी जो है वो कहती नहीं नहीं जनाब आपने तो ये गलत किया है। वो रोती है कि ये तो मेरे वो घर ही नहीं है जो मेरे सपनों में आता था, मेरे ख्वाबों में आता था, इट इज नॉट दैट होम, आपने गलत मुआहदा किया, लिहाजा वो मना कर देती। आप मान लीजिए
मकान के पास जाते हैं, उससे जाके कहते हैं यार मेरी वाइफ को पसंद नहीं आया, लिहाजा तू मेरा 50,000 दे दे। वो कहता नहीं भी मैंने भी अपनी बीवी को दे दिया, उसने भी खर्च कर दिया, अब ये वापस नहीं मिल सकता। खैर डील यहीं पे ख़त्म हो गई। 50,000 इसलिए था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते तो ठीक है, उसके अंदर आप 49.5 और दे देते उसको, यानी 49,50,000 और दे देते उसको। लेकिन चूंकि आपने इसको नहीं निभाया तो ये क्या बन गया, ये फॉरफिटेड डिपॉजिट बन गया, पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपने निभाया नहीं। अब जब आपने निभाया नहीं तो ये 50,000 भी जो ऑनर है ये उसकी क्या बन गया, उसके लिए तो इनकम बन गया, यानी घर भी नहीं बिका और पैसे भी आ गए। तो जाहिर बात है मालिक क्या होगा, मालिक तो खुश होगा, हो सकता है छत पे खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर दे खुशी से। तो लिहाजा मालिक खुश हो गया, क्यों, आपने घर भी नहीं लिया और उसको 50,000 रुपया भी इनायत कर दिया। अब ये आपने जो 50,000 उसको इनायत कर दिया है या 50,000 उसको दे दिया टोकन कि मैं ये मुआहदा पूरा करूंगा, लेकिन आपने मुआहदा निभाया नहीं, तो ये उसकी इनकम है। तो जो हमारे FPR है वो कहती है कि जी बात ये है कि ये तुम्हारी इनकम में शामिल होगा। क्यों, चूंकि आया तो है ना तुम्हारी पॉकेट में, और आया भी उसी प्रॉपर्टी से। तो जब उसी प्रॉपर्टी से आया है तो लिहाजा ये भी आपकी क्या बन गया, इनकम बन गया। तो बेशक आप ये कह दीजिए कि रेंट भी जो है वो कमाई है जो आपने बिल्डिंग से की, और ये फॉरफिटेड डिपॉजिट भी एक्चुअली कमाई ही है जो आपने इससे की है, और ये भी आपकी क्या है, इनकम है। तो लिहाजा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा और ये भी टैक्सेबल है। तो लिहाजा टैक्सेबल सिर्फ और सिर्फ रेंट नहीं होता, किराया नहीं होता, बल्कि वो तमाम एडवांस, वो तमाम टोकन मनी जो किसी भी घर के खरीदने के मुआहदे के तौर पे दिया जाए और बाद में एडवांस या टोकन देने वाला उस मुआहदे को निभा ना सके या मुआहदा तोड़ दे, तो मालिक के लिए वो भी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। और जब वो इनकम बन जाएगी तो उस पे भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। सो दिस इज व्हाट ओवर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में तो सिर्फ हमने यही कहा था आपसे कि क्या है, रेंट काबिल वसूल या वसूल करदा आमदनी है किसी भी टैक्स ईयर में अगेंस्ट अ हेड ऑफ, जिसको टैक्स चार्ज किया जाएगा इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और दूसरे सेक्शन में हमने कहा कि अगर इससे कोई किराया वसूल किया जाता है तो उस पे टैक्स लगेगा। और उसी के एक और जो है पॉइंट में हमने इस बात पे भी पढ़ा कि अगर कोई एडवांस दे जाए और वो फिर बाद में मुआहदा ना निभाए तो वो एडवांस भी मालिक मकान की आमदनी है और उस पर भी टैक्स चार्ज किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो अलग से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। छोटी वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज ये होता है कि स्टूडेंट आते जाते जब भी 10, 15, 20 मिनट मिले वो इसको सुन ले, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसका नॉलेज बन जाता है। क्योंकि पास का स्टूडेंट के पास एग्जैक्ट 1 आवर निकालना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन आते जाते बैठते उठते खाना वाना खाते 15 मिनट 20 मिनट निकालने आसान होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।